यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स विल बी इवेपोरेशन एंड द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। तो हम लोग ऑलरेडी एक स्टेट पढ़ चुके हैं, स्टेट कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, राइट। हम लोगों ने उसको बॉइलिंग कहा था, वेपराइजेशन कहा था। तो वेपराइजेशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक बॉइलिंग तो है ही, साथ में एक दूसरा प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, राइट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट ही, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा चीजों का डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। हमें बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा सब्सटेंस को हीट देकर, और उसके बाद बॉइलिंग स्टार्ट होगी। जब तक बॉइलिंग होती रहेगी तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। पर इवेपोरेशन किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता, वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चलेगा तो उससे पहले बॉइल ही हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। द प्रोसेस इज इवेपोरेशन एंड एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इवेपोरेट बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमिना होता है, मतलब फ्रॉम द एंटायर लिक्विड द सब्सटेंस गेट्स बॉइल्ड। लेकिन बॉइलिंग जो इवेपोरेशन है दैट इज अ सरफेस फिनोमिना, मतलब सिर्फ और सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स हीट को लेते हैं और हीट को लेके इवेपोरेट कर जाते हैं। थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द लिक्विड में से इवेपोरेशन नहीं होता। लेटेंट हीट दोनों में इन्वॉल्व होती है, बॉइलिंग में भी इन्वॉल्व होती है और इवेपोरेशन में भी इन्वॉल्व होती है। बॉइलिंग में हम एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं, और इवेपोरेशन में ये लेटेंट हीट कहाँ से लेती है, आसपास के जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे। चाहे आसपास में एयर के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे किसी और चीज के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे ये हीट लेती है और हीट लेके इवेपोरेट कर जाते हैं सरफेस वाले पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाते हैं, जो ओवरऑल लिक्विड बचता है उसमें एनर्जी कम रह जाती है। इस वजह से हमें पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या स्टेट करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी उतना कम टेम्परेचर। तो यहाँ पर बॉइलिंग इवेपोरेशन होते वक्त क्योंकि आसपास के पार्टिकल से भी हीट लेकर ये निकल जाते हैं, तो ओवरऑल एनर्जी पार्टिकल्स की डिक्रीज कर जाती है, इसलिए ओवरऑल टेम्परेचर लिक्विड का कम हो जाता है। मतलब जिस सरफेस से इवेपोरेट हुआ है वो या लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। So these are few basic differences between evaporation and boiling. पहला, evaporation किसी भी टेम्परेचर पे होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम, बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। इवेपोरेशन थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड से होता है, बल्क फिनोमिना होता है। वेयर बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना होती है, वेयर एज इवेपोरेशन सिर्फ सर्फेस ऑफ द लिक्विड से होता है, इट इज अ सर्फेस फिनोमिना। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग। ओके, तो यहाँ पे evaporation is the process by which liquid gets converted into its gaseous form at any temperature below its boiling point. This I have already explained. Liquid से vapor में convert होते हैं even at room temperature and normal air pressure। हम लोगों ने पढ़ा था ना boiling point एक particular temperature pressure conditions होती है, तो यहाँ पे ये take place करता है even at room temperature। हम देखते हैं कपड़े हम सुखाते हैं वो evaporate हो जाते हैं, पानी evaporate हो जाता है। घर पे कहीं पे थोड़ा सा पानी गिर जाता है, थोड़ी देर में वो evaporate हो जाता है ना। तो कूलर हम यूज करते हैं, उसके साइड से पानी कम होता चला जाता है, उसके साइड से जो घास होती है उससे इवेपोरेशन टेक प्लेस करता है, मटके में इवेपोरेशन टेक प्लेस करता है। तो इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, देखिए ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस के पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ठीक है। ये वाले पार्टिकल्स सरफेस के हैं, ये इन पार्टिकल से भी हीट लेते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी हीट लेते हैं और लेटेंट हीट लेके इवेपोरेट कर जाते हैं। जब ये इवेपोरेट कर जाते हैं, ये वेपराइज कर जाते हैं, तो इसके बाद ये जो लेयर है ये सरफेस पे आ जाती है। फिर ये इस लिक्विड से और इस एटमॉस्फेयर से हीट लेके इवेपोरेट कर जाते हैं, फिर ये लिक्विड आ जाता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूड चलता रहता है, सरफेस से इवेपोरेशन टेक प्लेस करता रहता है और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिक्विड होता है वो हीट प्रोवाइड करता रहता है। तो यहाँ पे देखिए हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स, लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल, सरफेस पे हायर एनर्जी पार्टिकल्स हैं, नीचे लोअर एनर्जी पार्टिकल्स हैं। ये जो हायर एनर्जी पार्टिकल्स हैं ये निकल जाते हैं, तो लोअर एनर्जी एवरेज एनर्जी लिक्विड की डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इट कॉजेज कूलिंग।
Okay, molecules at the surface absorb heat energy from the room temperature, from atmosphere, from the liquid एंड कन्वर्ट इनटू वेपर, है ना, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू वेपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं ये इवेपोरेट कर गए, है ना, सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स ये इवेपोरेट कर गए। एज सुन एज द मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड state we say that they have evaporated. As soon as the particles leave the liquid state we say that they have evaporated. अब वो वेपर कंडीशन में हो गए, इवेपोरेट हो गए, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब यहाँ पे आपको पता है जब यहाँ सपोज ओवरऑल एनर्जी इसकी 100 जूल थी, जिसमें ज्यादा एनर्जी ऊपर वाले पार्टिकल्स की थी, कम एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल्स की थी, तो अब कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स रह गए जिसकी वजह से वो कूलिंग कॉज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, आप समझ रहे हैं ना, पार्टिकल सरफेस से मूव आउट करते हैं, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, अगर हम एक ग्लास में पानी लें, एक बॉटल में पानी लें और उस पानी को हम एक दूसरा पानी लें और उसको हम यहाँ पे क्या करें, जमीन पे डाल दें, तो जल्दी इवेपोरेट कौन सा होगा, जो जमीन पे है ना। कपड़ों को हम ऐसे सिमेट के सुखा दें या फिर एकदम बिखेर के सुखाएं, मतलब पूरा फैला के सुखाएं, तो जल्दी कौन से कपड़े सूखेंगे, जिसमें कपड़े हमने एकदम अच्छे से फैलाए हुए होंगे। वाई? दिस इज बिकॉज जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा लेटेंट हीट वो एब्जॉर्ब कर पाएगा और उतने ज्यादा पार्टिकल्स को क्या मिल पाएगी, लेटेंट हीट मिल पाएगी फॉर वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हायर। ह्यूमिडिटी। अब तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी, उमस जिसको हम बोलते हैं, नमी जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए हमारे एयर की एक कैपेसिटी होती है कि हमने पढ़ा था ना डिफ्यूजन, तो यहाँ पे बेसिकली एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है। जब कोई पानी इवेपोरेट करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उन जगहों पे क्या हो जाता है, उन जगहों पे हमारे पार्टिकल्स चले जाते हैं वाटर के, वाटर वेपर जो होता है उसके पार्टिकल्स उन जगहों पे चले जाते हैं जो एटमॉस्फेयर में एयर के बीच में जगह होती है। अब ये जगह लिमिटेड होगी ना, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जब हम नमक पानी में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करते 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 वो गायब हो जाएगा, हम और नमक ऐड करेंगे और पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और नमक ऐड करेंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा ना जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पानी के अंदर जगह खत्म हो गई जिससे कि और नमक नहीं ले सकता वो। उसी तरीके से ये भी होता है, जब एयर के पार्टिकल्स के बीच में जगह खत्म हो जाएगी तो हम उसे बोलते हैं एयर सैचुरेट हो गई विद वाटर वेपर्स, उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाती है या बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप लोगों ने सुना होगा वेदर फोरकास्ट में टुडेज ह्यूमिडिटी इज 78%, 65%, ठीक है। तो जब हम बारिश का टाइम होता है जुलाई अगस्त में, तब ह्यूमिडिटी लेवल्स होता है 92%, 95%। तो उसका मतलब क्या होता है कि हवा में नमी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा नमी होने की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा नमी होने की वजह से हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पहले से ही हवा में पानी है, अब जगह ही नहीं है हवा के पास पानी लेने की। तो अगर पानी ऐसे खुला भी पड़ा रहेगा तो भी क्या होगा, क्योंकि हवा के पास जगह ही नहीं है पानी को एब्जॉर्ब करने की, इस वजह से हवा जो है वो वाटर मतलब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, and when humidity of air is high the rate of evaporation is low, and when humidity is low rate of evaporation is higher. Rate of evaporation is low मतलब water evaporates slowly, है ना, कम पानी evaporate करेगा। तो बारिश के टाइम पे कपड़े बहुत धीमे सूखते हैं, हमारा पसीना भी नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम पे हवा में पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ओके, तो मोर ह्यूमिडिटी लेस इज द evaporation। और लास्ट है विंड स्पीड। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल पानी यहाँ पर है, तो इसके ऊपर की जो एयर होगी वो धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएगी वाटर वेपर को लेके, क्योंकि हवा चल नहीं रही। अगर हवा बह रही होगी तो क्या होगा, इसके ऊपर जो पानी है, इसके ऊपर जो हवा है वो क्या हो जाएगी, वो मूव कर जाएगी और फ्रेश एयर आ जाएगी, वो और वाटर वेपर ले सकती है ना। हम लोग दूध को ठंडा करते हैं उसमें फूंक मार के ना, चाय को ठंडा करते हैं उसमें फूंक मार के, कॉफी को ठंडा करते हैं, तो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की जो एयर है वो अब सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है, हम उसको फूंक मार के हटा देते हैं जिससे कि और फ्रेश एयर आ जाती है, और फिर क्या हो जाता है, फिर हमारी और इवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से और कूलिंग होती है।
बारिश के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे अगर हम कपड़े बाहर नहीं सुखा पाते तो हम घर के अंदर ही सुखा देते हैं, पंखे चला देते हैं, लेकिन हम घर के, तो पंखे चलाने से क्या होता है, एयर मूव करती रहती है जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता रहता है, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बात समझ में आ गई है अच्छे से, अंडरस्टूड? ओके, तो wind speed, when the speed of the wind increases, the particles of water vapor move away from the wind, decreasing the amount of water vapor. More is the wind speed, more is the rate of evaporation. Okay, कुछ examples पढ़ते हैं, examples of boiling and evaporation and difference between boiling and evaporation. कपड़े सुखा रखे हैं हमने रूम, ठीक है, कपड़े हमने ओपन स्पेस में सुखा रखे हैं, आपको क्या लगता है जल्दी कहाँ सूखेंगे, कमरे के अंदर या बाहर? अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो, बारिश वारिश नहीं हो रही तो बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा चल रही होगी, है ना, हवा चल रही होगी तो विंड स्पीड की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। बाहर धूप निकली हुई होगी तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो बाहर ज्यादा होगा। विच वन वुड ड्राई अप फास्टर? हैंकरचीफ केप्ट इन ओपन स्पेस will dry up faster. Why? Because of wind speed. More the wind speed, more is the rate of evaporation. ठीक है, ओके। अच्छा, सपोज बारिश हुई थी, ठीक है, अब बारिश होने के बाद ये पॉट होल आ गया, ठीक है, अब एक जगह पॉट होल का साइज बड़ा है और एक जगह पॉट होल का साइज छोटा है, आपको क्या लगता है कहां से ज्यादा इवेपोरेशन होगा? ऑब्वियसली जिसमें पॉट होल का साइज ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा तेज इवेपोरेशन होगा, तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो क्लोथ्स हैं, ये क्लोथ्स अगर मैं ऐसे सिमेट के डाल देता, है ना, और मैंने अभी फैला के डाले हुए हैं, तो भी सरफेस एरिया फैलाने पे ज्यादा होता, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फैलाने के बाद बढ़ता। बात समझ में आ रही है? ओके, तो रेनी डे, नेक्स्ट डे नो रेनफॉल, तो यहाँ पे अभी जब ये पॉट होल का साइज ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जब यहाँ पे पॉट होल का साइज छोटा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। हालांकि रेन पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि खाली सरफेस एरिया यहाँ पे फैक्टर नहीं है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर होगी। यस और नो? ओके, वाई डू वी पोर हॉट टी इन अ सॉसर? आपने देखा होगा ना, कभी जल्दी जल्दी हमें चाय पीनी है या जल्दी जल्दी दूध पीना है, हम स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं और मम्मी ने दूध दे दिया, वो एकदम गर्म है बॉईल करके अभी, तो हम क्या करते हैं, उसे प्लेट में या सॉसर में खिला देते हैं, उसके बाद उसे फूंक मारते हैं और वो जल्दी ठंडा हो जाता है और उसके बाद हम पी के चले जाते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में डालने से क्या होता है, क्योंकि ग्लास में जब वो होता है या कप में जब वो होता है तो ज्यादा टाइम लगेगा उसमें इवेपोरेशन होने में और ज्यादा देर में कूलिंग होगी, लेकिन जब हम इसको ओपन में डाल देते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग जल्दी हो जाती है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हम इसको सॉसर में डाल देते हैं, ठीक है ना, हम सॉसर में डाल देते हैं, ये तो सबने देखा होगा, सॉसर में डाल के क्या होता है, हमारी चाय जो है वो जल्दी वो हो जाती है। मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। समझ आ गई बात? ओके, वेपराइजेशन, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बॉइलिंग एक इवेपोरेशन, राइट? तो दो तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर में, एक बॉइलिंग और एक इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या होता है? बॉइलिंग में एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड, वेयर एज इवेपोरेशन में एक्सटर्नल हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई एक्सटर्नल हीट नहीं चाहिए। ये क्या करते हैं, ये अपने सराउंडिंग से ही हीट लेके इवेपोरेट कर जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस से टेक प्लेस करता है, वेयर एज बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, ये पूरे बल्क में टेक प्लेस करता है। डज नॉट अकर ओनली एट द सरफेस, हैपेंस एट द होल, इनसाइड द होल लिक्विड। यहाँ पे इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्या होता है? सरफेस फिनोमिना मतलब सिर्फ और सिर्फ सरफेस से टेक प्लेस करता है, थ्रू आउट नहीं होता, अकर्स ओनली एट द सरफेस, ठीक है। बॉइलिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, कि कौन सा लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है और कितनी हीट सप्लाई की है हमने। हम इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर, इन चारों चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें ह्यूमिडिटी एक और फैक्टर है, ह्यूमिडिटी, जिसमें ह्यूमिडिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बाकी इन तीनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ लिक्विड, तो कुछ लिक्विड्स होते हैं जो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं, जैसे
सैनिटाइजर देखा होगा आपने, वो जब हमारे हाथ पे गिरता है तो उसके बाद थोड़ी देर में इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा ठंडा भी लगता है, तो वो फास्टर है रेट ऑफ इवेपोरेशन उसमें। वेयर एज अगर हम बात करते हैं इसकी वाटर की, तो उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लोअर होता है, ठीक है, मरकरी में और स्लो होता है। सरफेस एरिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर, इन सब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी इन एयर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, example of evaporation, examples of condensation, give reasons on evaporation and condensation. How does water kept in an earthen pot, earthen pot का मतलब मिट्टी के घड़े, ठीक है, becomes cold during summer। तो earthen pot, घड़े में रखा हुआ पानी, ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा कि ज्यादा ठंडा रहता है एज कंपेयर टू अगर हम उसे किसी टैंक में भर के रखते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए ये हमारा घड़ा है, ठीक है ना, इसमें इसके सरफेस पे बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। earthen pot has large number of tiny pores on its walls, ठीक है, और ये जो पोर्स होते हैं इनके ऊपर क्या आ जाती है, वाटर आ जाता है, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन वाटर राइज करता है और इन पोर्स में इकट्ठा हो जाता है, और यहां से फिर ये सरफेस से इवेपोरेट कर जाता है बाहर। अब इसको इवेपोरेट करने के लिए हीट चाहिए, ये हीट कहाँ से लेता है, जो मटका है उससे और जो अंदर पानी है उससे। तो जब वो वाली हीट लेके ये इवेपोरेट कर जाता है तो ओवरऑल जो अंदर हीट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर पानी ठंडा रहता है। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली oozes आउट फ्रॉम दिस पोर फ्रॉम टू द आउटसाइड, बाहर निकलते रहते हैं, ooze आउट करते रहते हैं, ठीक है। दिस वाटर evaporates continuously and takes latent heat required for vaporization from the pot and the remaining water loses heat and gets cooled। तो यहाँ पे ये हीट लेता है और कहाँ से लेता है, रिमेनिंग वाटर से, पॉट से, जिसकी वजह से रिमेनिंग पॉट का और वाटर का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। ओके, ये इवेपोरेशन जब टेक प्लेस करता है तो कहाँ से हीट लेता है, फ्रॉम द पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर। ओके, why do we you feel when spirit is applied to your hand? स्पिरिट छोड़ो, हैंड सैनिटाइजर, जब हम सैनिटाइजर लगाते हैं तो हमें थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है ना 1 मिनट बाद, क्यों, बिकॉज वो हमारे हाथ से इवेपोरेट करता है, और हीट कहाँ से लेता है, हीट लेता है हमारे हाथ से, जिसकी वजह से हमारा हाथ ठंडा फील करता है, ठीक है। ऐसे ही कभी कभार जब हमें बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है तो हमें ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ की पट्टी रखनी पड़ती है ना, हमारे पेरेंट्स रखते हैं हमारे ऊपर। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन ये होता है, जब हम ठंडा पानी रखेंगे तो वो उसको इवेपोरेट करने के लिए हीट चाहिए, वो हीट कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा, हमारी बॉडी से हीट लेके वो इवेपोरेट कर जाएगा, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा फीवर को रिड्यूस करने के लिए। Spirit is applied to that region, absorbs latent heat from the hand and evaporates. Hence that region becomes cold. Understood? Clear? Why do we see water droplets on the surface of bottle? अगर हम अभी गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों में हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, बिकॉज उसके आसपास की जो एयर है वो कॉन्डेंस कर जाती है। क्या होता है, एयर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतनी वेपर्स होल्ड कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम वेपर होल्ड कर सकती है एयर 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर हम ठंडी बॉटल रख देंगे उसके पास तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे या 10 डिग्री सेल्सियस पे वो 10 ग्राम पानी नहीं होल्ड कर सकती, वो सपोज सिर्फ 6 ग्राम पानी होल्ड कर सकती है। मतलब एयर में 10 ग्राम वेपर्स नहीं रह सकते, सिर्फ 6 ग्राम वेपर्स रह सकते हैं। तो 6 ग्राम वेपर्स रह गए अंदर, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 4 ग्राम वेपर्स थे वो क्या होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में वापस आ जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सर्फेस ऑफ द बॉटल एंड हेंस गेट्स कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, हेंस वी सी वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉटल। बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड ना एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम लोग गर्मियों में क्यों एडवाइज रहता है कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहने? द रीजन बीइंग कि कॉटन क्लोथ्स के अंदर कॉटन रहती है, विच इज अ फैब्रिक विच एब्जॉर्ब्स
आर स्वेट, है ना। कॉटन एक नेचुरल फैब्रिक है, वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करती है। मोस्टली अंडरगारमेंट्स हमें कॉटन के ही पहनने चाहिए। व्हाई? बिकॉज जो हमारे प्यूबिक रीजन्स में और हमारे बॉडी में स्वेट आता है, वो स्वेट एब्जॉर्ब करे, और जब वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेती है उसके बाद इवेपोरेशन टेक प्लेस करता है। इवेपोरेट जब करता है तो वो हीट कहाँ से लेती है? हीट हमारी बॉडी से लेती है। इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड दैट इज व्हाई वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ड्यूरिंग समर्स वी पर्सपायर, पर्सपायर मतलब स्वेटिंग more due to the mechanism of our body which keeps us cool। हमारी बॉडी को ठंडा रखने का जो मैकेनिज्म होता है उसकी वजह से हम ज्यादा पसीना आता है हमें। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। और evaporation होगा, it will cause cooling। okay, did you understand all these things? तो आपकी बुक में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे कि हम लोग कूलर को ज्यादा गर्मियों में ज्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं, बारिश में कम इफेक्टिव क्यों होते हैं, कपड़े हमें फैला के क्यों सुखाने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी जो आपको डाउट्स आते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। और जब हमारी लाइव क्लास होगी तो उसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ भी सकते हैं। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दिस वॉज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस टॉपिक। इसके बाद हम जो भी लेक्चर्स करेंगे दैट विल बी ऑफ न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट, दैट विल बी मोशन। ओके, सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एंड अगर आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस वाकई पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज इट ऑलवेज मोटिवेट्स अस टू मेक बेटर वीडियोस फॉर यू। अगर कोई सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे तो करेंगे। वी आर अ वेरी न्यू चैनल एंड वी नीड योर सपोर्ट हर तरीके से टू इम्प्रूव आवर चैनल एज वेल एंड टू इंक्रीज आवर सब्सक्राइबर बेस एज वेल। Subscribe to our channel if you haven't subscribed it yet, and share it with your friends, those who are in your same class or those you think who can benefit from our videos। Okay, see you in the next lecture। तब तक के लिए take care।